दोबारा सत्ता में आए तो माफ होगा बिजली का बिल। राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा, उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर होगा टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट। उत्तराखंड में एक सप्ताह बड़ा कोविड कर्फ्यू, पर्यटक स्थलों पर वीकेंड का जिम्मा डीएम को। ऋषिकेश एम्स में 83 दिन बाद ओपीडी सेवाएं हुई बहाल, मरीजों को मिली बड़ी राहत। कोरोना की दूसरी लहर के कारण 19 अप्रैल से बंद थी सेवाएं। उत्तराखंड में 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और इस बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिला अधिकारियों को दे दिया गया है। वह जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगा सकेंगे और वहीं सरकार ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है। एसओपी के तहत कर्फ्यू 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा और विवाह समारोह और शव यात्रा में 50 लोगों की ही अनुमति मिलेगी शामिल होने की और सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं की अगर बात करें तो ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे और किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 20 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। जिस तरह से लॉकडाउन के खुलने के बाद पर्यटकों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 20 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। शादी समारोह और शव यात्रा में 50% लोगों की मौजूदगी रहेगी, शामिल होने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए ये फैसला लिया गया है कि तीसरी लहर का कहर ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लगाना और डिस्टेंस को बनाना बेहद जरूरी होगा। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। कोविड की तीसरी लहर से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है और 20 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि कोरोना की पहली लहर कितनी भयावह थी, उसके बाद दूसरी लहर का कहर कितना बरपा। अस्पताल से लेकर के हर वो जगह कोरोना से ग्रसित हो गई थी।
कोरोना का कहर बना हुआ था, जिससे सबक लेते हुए ये फैसला लिया गया है और कोविड कर्फ्यू को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा था लॉकडाउन खुलने के बाद, जिसको ध्यान में रखते हुए 50% तक छूट दी गई है। और इसके साथ ही जो भी सैलानी पर्यटक स्थल पर जाएंगे तो RT-PCR की जो रिपोर्ट है उसे ले जाना बेहद ज़रूरी होगा और बिना RT-PCR की रिपोर्ट के जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। जी अंकित, जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और 20 जुलाई तक ये डेट निर्धारित की गई है और इसके साथ ही शैक्षिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी अग्रिम आदेश तक बंद किया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में जो कोविड कर्फ्यू है उसको 1 हफ्ता और बढ़ा दिया गया है। पहले ये अवधि 13 जुलाई तक की थी, यानी आज ये अवधि समाप्त हो रही थी। तो सरकार ने इसको देखते हुए और जो तीसरी लहर थी उसकी जो आशंका को देखते हुए सरकार ने फिलहाल के लिए 1 हफ्ते तक जो कोविड कर्फ्यू है उसको उसकी जो अवधि है उसको बढ़ा दी है। इसमें कुछ सरकार ने रियायतें भी दी है, तो कुछ कई जो पाबंदियां है उसको जारी रखने के निर्देश जो हैं वो इस SOP के माध्यम से दिए गए हैं। अभी इस SOP में जो हमारे जो विवाह समारोह हैं उसमें 50 लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। ये तमाम जो लोग इसमें मेहमान जो इसमें शामिल होंगे उनके लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा, तभी वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड में आने वाले जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं उनको भी अपने साथ 72 घंटे पहले की RT-PCR की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा और उसके बाद ही वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे। जो शैक्षिक संस्थान हैं उनको फिलहाल बंद रखने के निर्देश भी इस SOP के माध्यम से दिए गए हैं अग्रिम आदेशों तक। लेकिन जो ऐसे कोई कोचिंग संस्थान है जो 18 साल से ऊपर के आयु के बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति इस SOP के माध्यम से दी गई है। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड के हमारे तमाम जो पर्यटक स्थल हैं वहां पर किस तरीके की गतिविधियां हैं और अगर जो जिलाधिकारी हैं उनको अब अनुमति दे दी गई है शासन के द्वारा कि तमाम जो जिलाधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्रों में परिस्थितियां देखेंगे और उसके हिसाब से अगर वो चाहें तो पर्यटन स्थल को बंद करने का या खोलने का निर्णय भी जिलाधिकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक विस्तृत SOP जो है वो उत्तराखंड सरकार की ओर से कल देर शाम जारी की गई है और इसको लेकर के तमाम जिला प्रशासन को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अभी उत्तराखंड में जो जहां भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कुछ जो हमारे पर्यटक स्थल हैं वहां पर जाने की अनुमति भी नहीं दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के नियमों का उल्लंघन हो रहा था तो उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं। साथ ही साथ जो भी लोग ऐसे पर्यटक स्थलों पे आ रहे हैं वहां पर भी पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर पुलिसकर्मी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई अनावश्यक रूप से लोग ना घूम पाए। कोशिश यही की जा रही है कि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। जैसे मसलन हमारा मसूरी की हम बात करते हैं, देहरादून में हमारा रोबर्ट्स केव है या सहस्त्रधारा जो हमारा पर्यटन स्थल है, यहाँ तमाम पर्यटन स्थलों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और जिससे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा अनावश्यक रूप से जगह जगह घूम रहे हैं, तो इन सब चीजों की व्यवस्था को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और कोशिश सरकार यही कर रही है कि जिस तरीके से जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका कोई भी पर्यटक उसका उल्लंघन न कर सके और जो भी पर्यटक या जो भी लोग इस तरीके से उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जिला प्रशासन की ओर से इस तरीके की व्यवस्था की गई है। जी अंकित, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं कि 20 जुलाई तक कोरोना
जो कर्फ्यू है, कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शादी समारोह में अब 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। और देहरादून से खबर है, दून में बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है और गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है और दून समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। क्योंकि जिस तरह से धूप से लोग परेशान थे, गर्मी से लोग परेशान थे, ऐसे में बारिश ने राहत भी दी है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। देहरादून समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। दून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को बारिश से राहत भी मिली है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। जिस तरह से बारिश ने लोगों को राहत दी है, वहीं बाढ़ का कहर भी देखा गया है। जी अंकित। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया था कि राजधानी देहरादून समेत जो हमारे उत्तराखंड के तमाम जनपद हैं, यहाँ पर हमें अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में हमें भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया था और आज राजधानी देहरादून में हम इसी तरीके की परिस्थितियां देख रहे हैं, जहाँ पर कि सुबह से जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और इसके चलते जो उमस भरी भी जो गर्मी थी, उससे भी काफी हद तक लोगों को राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पहाड़ी जनपद है, वहाँ पर मुश्किलें बरसात की वजह से काफी बढ़ गई है। कई जगह जो सड़कें हैं वो प्रभावित हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो नदियां हैं उनका भी पानी जो है वो उफान पर है और कई लोगों को के घरों में जो पानी भरने की समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के बारिश होती है तब यातायात बाधित होता है और सड़कों पर हमने देखा देहरादून में किस तरह से यातायात बाधित रहा और यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी बाधित रही। तो इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि बारिश का सीजन भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, जगह जगह जाम की समस्या यहाँ पर बनी हुई है और कई पर्यटक स्थलों पर तो कई मिनटों का जो है वो जाम देखने को मिल रहा है। इसमें चाहे हमारा मसूरी है, चाहे हमारा देहरादून है, नैनीताल है, हल्द्वानी है या अन्य जनपद है, वहाँ पर इस जाम की सिचुएशन काफी देखने को मिल रही है। तो इस बाबत पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जो ये काम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से जाम की स्थिति न लगने पाए और जो भी लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से जो ऐसे जहाँ पर जाम लगने वाले स्थान हैं वहाँ पर और भी ज्यादा पुलिस फोर्स लगाने की कार्रवाई की जा रही है। जी अंकित, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और देहरादून दून में बारिश लगातार जारी है और बारिश से लोगों को राहत भी मिली है।
और उत्तरकाशी से खबर है, बारिश का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम सहित निचले इलाकों में बारिश जारी है और गंगा, यमुना व टोंस नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। ऊपरी इलाकों की बात करें तो बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है और काश्तकारों को भी काफ़ी राहत मिली है। लोगों को गर्मी से निजात मिली है तो लोगों के घरों में और सड़कों पर पानी का कहर बना हुआ है। पानी घरों के अंदर घुस गया है और आपदा प्रबंधन व जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड भी जारी किया है। गंगा, यमुना व टोंस नदी का जलस्तर बढ़ा है। ऊपरी इलाकों में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है और काश्तकारों को भी इससे काफी राहत मिली है। एक तरफ जहां घरों तक की पानी घुसा है, जा रहा है, तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। सड़कों पर पानी आने से यातायात भी बाधित रहा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश का कहर भी बना हुआ है और राहत भी मिली है। ये दोनों ही बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा था, ऐसे में बारिश ने राहत दी है। लेकिन बारिश और जल स्तर का बढ़ना लोगों के लिए खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड मेजबान की भूमिका में है और अन्य राज्यों में वार्ता कर कांवड़ यात्रा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा न हो। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल उत्तराखंड का विषय नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व मध्य प्रदेश आदि राज्य भी शामिल हैं। यह श्रद्धा व आस्था से जुड़ा आयोजन है। उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद एक कदम और आगे बढ़कर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने नए चुनावी वादे भी कर दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के दोबारा सत्ता में आने और उन्हें ऊर्जा विभाग मिला तो आने वाले 3-4 वर्षों में घरेलू बिजली का बिल पूरी तरह माफ किया जाएगा। खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा विधानसभा में लंबे समय से लंबित नगर के ऐठा नाले को अंडरग्राउंड कर शहर को सौंदर्यीकरण करने की कवायद शुरू हो गई है और नगर पालिका प्रशासन व शहरी विकास एजेंसी द्वारा ऐठा नाले का सर्वे का कार्य करने पहुंची टीम के नगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए खुशी भी जाहिर की। वहीं शहरी विकास एजेंसी आए अधिकारी ने भी जल्द कार्य शुरू करने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री धामी के क्षेत्र के लोगों ने बताया कि नगर में सीएम धामी के एक कार्य प्राथमिकता में था और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद नगर का सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से होने लगा है।
और मेन रास्ता खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज भी आराकोट बंगाल में आपदा के 1 वर्ष और 10 माह 22 दिन बीत जाने के बाद भी मोटर पुल व सड़कों की हालात जस की तस बनी हुई है। मोरी ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों व महिलाओं ने क्षेत्र की उपेक्षा होने के विरोध में जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों व महिलाओं ने कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक राजकुमार के प्रति अपनी गुस्सा को जाहिर किया। लोगों ने कहा कि विधायक सिर्फ हमसे चुनाव के समय वोट मांगने आए और हमारे इस दुख की घड़ी में अपनी शक्ल तक दिखाने नहीं आए। अब हम पूरे इलाके में आगामी चुनाव का जमकर विरोध करेंगे। जिले में 8 महीने 9 महीने से अभी तक नहीं हो गया, पर वो हमारे बार-बार रुद्रप्रयाग में प्रधानों ने विकास भवन में मौजूद सभी दफ्तरों पर तालाबंदी करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए और 1 दिवसीय धरना भी दिया। बता दें कि 12 सूत्री मांगों को लेकर रुद्रप्रयाग जिले भर के ग्राम प्रधानों का आंदोलन जारी है। तीनों ब्लॉकों से आए ग्राम प्रधानों ने विकास भवन में संचालित सभी दफ्तरों में तालाबंदी की और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जनपद प्रधान संगठन के बैनर तले 1 दिवसीय धरना भी दिया गया। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत से सियासी प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जा रहे हैं, जो औचित्यहीन है। उन्होंने 12 सूत्री मांगों पर त्वरित कार्रवाई न होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खबर हरिद्वार से है, जहां चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के तत्वाधान में हर की पौड़ी पर समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक, कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप अपने सहयोगियों के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंचे और उन्होंने भाजपा के विधायक सुरेश राठौड़ के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पवित्र गंगा में दुग्ध अभिषेक और करने का विरोध में सत्याग्रह किया और जमकर नारेबाजी भी की। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्बेट पार्क अब लाइट एंड साउंड शो के जरिए अभी पर्यटकों को कॉर्बेट के दर्शन कराएगा। अमांडा में लाइट एंड साउंड शो का सिस्टम लगाया जाएगा ताकि पर्यटक इस शो के माध्यम से भी कॉर्बेट के सभी रेंजों को रूबरू होकर वहां के वन्य जीवों के बारे में जान सकेंगे। आपको बता दें कि विश्व वानिकी दिवस पर रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आमंडा गेट पर लाइट एंड साउंड शो की घोषणा की थी। इसके बाद कॉर्बेट प्रशासन ने इस पर कार्य शुरू कर दिया है। लाइट एंड साउंड शो के लिए कॉर्बेट पार्क ने 4 दिन पहले निविदा जारी की थी और जिसके लिए कंपनियां कॉर्बेट प्रशासन से संपर्क करेंगी। यह सिस्टम गेट पर लगाया जाएगा ताकि रात में सैलानी लाइट एंड साउंड शो का लुत्फ उठा सकेंगे।
रानीखेत वासियों की कई सालों से चली आ रही हाईटेक एम्बुलेंस की मांग आखिरी पूरी हो गई है। अपने जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक करण माहरा ने विधायक निधि से लगभग 53 लाख रुपए का सामान राजकीय अस्पताल को यह सौगात दी। विधायक करण माहरा को अचानक किसी काम से बाहर जाना पड़ा, जिस कारण हाईटेक एम्बुलेंस व अन्य उपकरणों का उद्घाटन उनकी माता जी कौशल्या देवी ने किया। उनकी माता ने कहा कि उन्हें उनके बेटे पर गर्व है और उन्होंने आज अपने पिता के नाम के अस्पताल को संवारने का काम किया है। विधायक के द्वारा विधायक निधि के माध्यम से हमें आज जो आप एम्बुलेंस देख पा रहे हैं ये, इसके अलावा डेंटल एक्सरे मशीन और एक बोलेरो गाड़ी यहाँ की CMS साहब और डॉक्टर्स के आगे दी गई है। हम माननीय विधायक जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये एम्बुलेंस और ये सारी सुविधाएं दी हैं। कोरोना काल में और उसके अलावा भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में शासन व जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तत्पर है व पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हमें क्षेत्रीय जनता व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। आज माननीय विधायक जी द्वारा हमें रानीखेत विधानसभा के लिए एक हाईटेक एम्बुलेंस दी गई है, जिसमें अगर कोई कार्डियो पेशेंट है या हार्ट अटैक पेशेंट है या किसी भी प्रकार का, इसमें खुद स्वयं ही ये टोटली आजकल यूनिक उपकरणों से युक्त है। और माननीय विधायक जी के इस कार्यक्रम के बाद साथ ही अभी यहाँ पर ब्लड डोनेट का भी हमारा कार्यक्रम है। हम सभी कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य, माता जी और सभी लोग यहाँ पर माननीय विधायक जी के आज किसी कारणवश अर्जेंट अभी बैठक होने के कारण उन्हें जाना पड़ा, जिस प्रकार आज के इस कार्यक्रम में माननीय माता जी द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में कांग्रेसी नेता ने पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष से अपनी जान को खतरा बताया और कांग्रेसी नेता किशोर कुमार ने दिनेशपुर पुलिस को तहरीर में बताया कि उसके द्वारा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ RTI लगातार चुनाव के दौरान गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने का खुलासा किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग द्वारा उस पर संज्ञान लेते हुए त्रिनाथ विश्वास को जिला पंचायत सदस्य से हटाने की कार्रवाई की। RTI कार्यकर्ता व कांग्रेसी नेता किशोर कुमार का कहना है कि त्रिनाथ विश्वास आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और वह दिनेशपुर थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। वह उसकी हत्या करा सकता है, जिसको लेकर किशोर कुमार द्वारा दिनेशपुर थाने में पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई है। एक प्रार्थना पत्र दिया है किशोर कुमार जी यहाँ कालीनगर वालों ने। इनका आपस में ही पूर्व से विवाद चल रहा है, दोनों पक्षों का आपस में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा अपने जो प्रतिपक्षी लोग हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसकी जांच चल रही है। जांच के उपरांत अगर तथ्य सही पाए जाएंगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई और कोताही न बरतने के निर्देश दिए। बैठक में नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, सैनिटरी नैपकिन योजना विषय पर चर्चा की गई। वहीं बैठक समापन के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चेक वितरण का कार्य 17 जुलाई 2021 तक पूरा किया जाए। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 17 जुलाई 2021 तक किया जाएगा। वहीं बैठक में सैनिटरी नैपकिन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण महिलाओं तक अधिक से अधिक संख्या में जिला कार्यक्रम अधिकारी नैपकिन वितरण सुनिश्चित करें। हमने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की है और विशेषकर कुछ योजनाएं जो हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी है उनको लेकर जो है एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें नंदा गौरा योजना है कि हमारे अब तक में वर्ष 2019-20 या 20-21 या 21-22 की अब तक में अद्यतन स्थिति हमारी क्या है और कितने की हम लोगों ने अभी तक डिमांड करी है। तो सभी जनपदों के जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी है सभी ने अपनी ओर से ये बताया है कि हमें लगभग पूरे प्रदेश के स्तर पर देखें तो करीब 200 करोड़ के बजट की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी उन्होंने डिमांड करी है। तो ये बजट उनको अतिशीघ्र जो है आवंटित करा जाएगा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।